नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 906 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आपकी एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी 906 पेपर यानी कि योग शिक्षा की, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना। आपकी सब्जेक्ट का नाम होता है योग शिक्षा, इंग्लिश में से योगा एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, यही सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट ईयर में होती है, फर्स्ट ईयर वालों की, जिसका कोड होता है 807। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना। जितने भी बच्चे सेकेंडरी वाले 807 वाली क्लास देख लेना, और जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं वो 906 वाली क्लास देख लेना योग शिक्षा, क्योंकि दोनों में एक ही सब्जेक्ट है, कॉमन रहती है। ठीक है, 25 अंक की सब्जेक्ट आती है। पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके फर्स्ट ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर के यानी पेपर में आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इम्पोर्टेंट और भी क्लासेस देखने के लिए और MPDLR संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर देना, एक प्यारी सी कमेंट कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है पंचकोश क्या है। पंचकोश क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो पंचकोश का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि पंचकोश होता क्या है, उसके बाद इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि पंचकोश होता क्या है। सबसे पहले पंचकोश के बारे में पढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि यह 5 परतों या आवरणों से बना होता है। इन 5 परतों को पंचकोश कहा जाता है। ठीक है, जो मानव शरीर होता है वो योग दर्शन के अनुसार वो भौतिक शरीर नहीं है केवल। आप समझते कि भौतिक ही शरीर हो नहीं है केवल, इसमें क्या है 5 परतों या 5 आवरण कह सकते हैं, उनसे बना होता है। उन्हीं जो 5 परतों या 5 आवरण से जो बना है उसी को क्या कहते हैं, पंचकोश कहते हैं। ठीक है, ये पाँचों कोश शरीर, मन और आत्मा के विकास को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर। पंचकोश में आपसे पूछे तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। और मैं आपको यहीं पे एक जानकारी और दे देता हूँ, आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लें, नोट्स पढ़ लें। ठीक है, कम समय बचा है तो आप नोट्स ज़रूर पढ़ लें, नोट्स से आपको हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स से आप 90% बना लोगे, लेकिन एंड टाइम पे कम टाइम बचा है तो नोट्स आप पढ़ के शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। आपके पास कम टाइम है तो आप नोट्स पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप नोट जरूर परचेज कर लें। 72 40 28 72 81। अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर गया नोट से तो आपकी तो मौज ही मौज है, फिर तो अच्छी परसेंटेज 90+ भी जा सकती है। लेकिन हमने इसमें नोट्स हैं उनमें रखे वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसके पंचकोश के प्रकार देखते हैं कि पंचकोश के प्रकार क्या होते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहला जो कोश होता है वो क्या होता है, अन्नमय कोश होता है। ठीक है, कौन सा कोश होता है, अन्नमय कोश होता है। पंचकोश में सबसे पहला कोश अन्नमय कोश, यह शरीर की सबसे बाहरी परत है, यह शरीर की सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश। ठीक है, अब इसका अर्थ जाने, यह भोजन यानी कि अन्न से बना होता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। भोजन से बना होता है इसलिए क्या कहते हैं, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं अन्नमय कोश में, वो यहाँ पे देखेंगे। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा और रक्त। ठीक है, ये अन्नमय में शामिल होती हैं। उदाहरण सहित समझेंगे। यदि हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम करते हैं तो अन्नमय कोश मजबूत होता है। ठीक है, ये अन्नमय कोश का उदाहरण है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ें प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या होता है ये समझेंगे। प्राणमय कोश दूसरा कोश होता है आपका पंचकोश का, यह शरीर की ऊर्जा से संबंधित होता है। प्राण में जो कोश होता है वो शरीर की ऊर्जा से संबंधित होता है। इसमें जो कार्य होता है वो सांस, रक्त संचार और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य होता है। ठीक है, उदाहरण में देख सकते हैं आप, प्राणायाम करने से प्राणमय कोश मजबूत होता है। ठीक है, प्राणायाम करने से प्राणमय कोश कैसा होता है, मजबूत होता है। क्लियर। तीसरा कोश देखें, तीसरा कोश होता है आपका मनोमय कोश। ठीक है, मनोमय कैसे इसमें होता है, यह मन और भावनाओं से संबंधित होता है। जो मनोमय कोश होता है वो मन और भावना से कैसा होता है, संबंधित होता है। ठीक है, इसमें जो शामिल होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं,
आप यहाँ इसे अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें जो शामिल होने वाली चीज़ें वो हैं विचार। मन की बात हो रही है तो विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, इच्छाएं आएंगी, ठीक है। जब व्यक्ति खुश या दुखी होता है तो यह मनोमय कोष से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? मनोमय कोष में आएगा। इन्हें अच्छे से आप पढ़ें, बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कोष आता है आपके पंचमय कोष का, वो होता है विज्ञानमय कोष। यह बुद्धि और ज्ञान से संबंधित होता है। जो विज्ञानमय कोष होता है वो किससे संबंधित होता है? बुद्धि और ज्ञान से संबंधित होता है। इसके कार्य की बात करें तो यह सही और गलत का निर्णय लेता है, सोचने और समझने की क्षमता के बारे में होता है, ठीक है। विज्ञानमय कोष उदाहरण से समझें। किसी समस्या का सही समाधान निकालना, किसी समस्या का सही समाधान निकालना विज्ञानमय कोष कार्य है, ठीक है। विज्ञानमय कोष का कार्य सही समस्या का समाधान निकालना। अब जो आपका लास्ट में जो कोष है वो आता है आनंदमय कोष, ठीक है। जो पंच कोष में से लास्ट कोष आपका होता है आनंदमय कोष, ठीक है। यह सबसे अंदर की परत होती है। जो आनंदमय कोष होता है ये सबसे अंदर की परत होती है, आत्मा से संबंधित होती है, ठीक है। आनंदमय कोष विशेषता देखें इसकी, यह शांति, आनंद और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ी होती है, ठीक है। उदाहरण सहित और अच्छे से समझेंगे इसे। गहरे ध्यान के दौरान व्यक्ति को जो आनंद और शांति मिलती है वह आनंदमय कोष से जुड़ी होती है, ठीक है। क्लियर? आपको ये 5 कोष हमने बताए, इनको अच्छे से पढ़ें। पहला शुरू से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे पंचकोश की। तो पंचकोश के प्रकारों में एक तो अन्नमय कोष हो जाएगा आपका, जो अन्न से जुड़ा होगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्राणमय कोष, जो शरीर की ऊर्जा से जुड़ा होगा। और तीसरा आपका हो जाएगा मनोमय कोष, जो मन और भावना से जुड़ा होगा। और विज्ञानमय कोष जो बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा होगा। और आपका आनंदमय कोष जो अंदर की परत है, जो आत्मा से जुड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस भाई क्लास को जरूर लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं और भी क्लासेस देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो योग वशिष्ठ एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। योग वशिष्ठ क्या है? एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, ठीक है। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, इतना ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को योग और जीवन का ज्ञान दिया है। महर्षि वशिष्ठ ने इस योग में क्या किया है? जो योग वशिष्ठ है इसके जो लेखक हैं जो है कौन है? वो महर्षि वशिष्ठ हैं, क्योंकि इसका नाम भी योग वशिष्ठ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? भगवान राम को योग और जीवन का ज्ञान दिया गया है। किस में दिया गया है? योग वशिष्ठ में, ठीक है। और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में योग को मन की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। जो योग वशिष्ठ योग ग्रंथ है इसमें क्या बताया गया है? मन की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया गया है, ठीक है, इस योग को, ठीक है। अब योग वशिष्ठ के अनुसार योग के मुख्य जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। पहला जो सिद्धांत आपका मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण यानी योग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मन को नियंत्रण करना होता है, ठीक है, नियंत्रित करना होता है। योग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? मन को नियंत्रित करना, ठीक है। ये मन का नियंत्रण पहला सिद्धांत हो जाएगा। उदाहरण यानी कि ध्यान और साधना करने में क्या होता है? ध्यान और साधना करने से मन शांत होता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आपका ज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा। इसमें योग वशिष्ठ के अनुसार सही ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको पागल बना के चला जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा हो जाएगा आत्मज्ञान, ठीक है। तो योग के माध्यम से व्यक्ति अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचानता है। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। चौथा सिद्धांत हो जाएगा आपका वैराग्य। वैराग्य यानी संसार की अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना योग का महत्वपूर्ण भाग होता है। वैराग्य क्या है? संसार की अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना योग का महत्वपूर्ण भाग है।
उसके बाद आपका जो आता है वो पांचवा जो लास्ट है मोक्ष आता है। ठीक है, मोक्ष यानी योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग के संबंध में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। योग के संबंध में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्वामी विवेकानंद महान संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने योग को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद की हो रही है, जो कि एक महान संत थे, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने योग को विश्व भर में क्या किया, प्रसिद्ध किया। अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी इसे क्या किया, प्रसिद्ध किया। उनके अनुसार योग मनुष्य के शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का क्या है, मार्ग है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के योग संबंधित विचार समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद के कौन कौन से विचार हैं योग को लेकर। ठीक है, तो पहला जो विचार है उनका आत्मशक्ति का विकास। वो कहते हैं कि योग से क्या होता है, आत्मशक्ति का विकास होता है। जैसे हर मनुष्य के अंदर असीम शक्ति होती है, योग से उस शक्ति को क्या जाता है, जगाया जाता है। ठीक है, हर मनुष्य के अंदर क्या होती है, एक असीम शक्ति होती है, उसे क्या करता है, योग से उसे जगाया जाता है उस शक्ति को। ठीक है, दूसरा मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण यानी योग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बता रहा है 4 प्रकार के योग। 4 प्रकार के योग स्वामी विवेकानंद ने योग को 4 भागों में विभाजित किया है। स्वामी विवेकानंद ने, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के 4 भाग कौन कौन से हैं, उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप ये ध्यान सकते हैं। तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो योग के कितने, स्वामी ऐसे भी पूछ सकता है कि योग के विवेकानंद ने कितने प्रकार बताए, तो 4 प्रकार बताएं। कौन कौन से, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, ये 4 प्रकार हो जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इनका अर्थ समझ लेना है। जो राजयोग है वो ध्यान और मानसिक नियंत्रण का योग है। ठीक है, ध्यान और मानसिक नियंत्रण का योग कौन है, राजयोग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्मयोग, यानी निस्वार्थ कर्म करने का मार्ग होता है कर्मयोग। ठीक है, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। ठीक है, ज्ञान योग, ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 प्रकार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, मानव सेवा। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। विवेकानंद जी कहते थे कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वो ही ईश्वर सेवा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप गरीब की मदद करना, समाज की सेवा करना भी योग का एक रूप होता है। ठीक है, तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस करने के लिए आप, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी इन्हें पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणायाम के उपयोगी बंद लिखिए। तो प्राणायाम के आपको उपयोगी बंद लिखने हैं, तो उनको पहले जानना है कि बंद होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। योग में बंद का अर्थ होता क्या है, तो शरीर के किसी भाग को संकुचित या लॉक करना ताकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके, यही आपका बंद होता है। ठीक है, प्राणायाम करते समय 3 मुख्य बंद उपयोग किए जाते हैं। प्राणायाम करते समय 3 मुख्य बंद उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो आता है आपका मूल बंद आता है। ठीक है, मूल बंद, इसमें क्या होता है, इसमें गुदा और जननांग क्षेत्र की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचा जाता है और इसके लाभ देकर शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण से समझें, जैसे हम पेशाब रोकने के लिए नीचे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। ठीक है, अब आपका आएगा उड्डयन बंद। उड्डयन बंद है आपका दूसरा, इसमें पेट को पूरी तरह अंदर खींचकर
ऊपर उठाया जाता है। इसके लाभ देखें, पाचन तंत्र मजबूत होता है इससे, उड्डयन बंद से, और पेट की बीमारियां कम होती हैं। किससे होती हैं जी? उड्डयन बंद से होती हैं, ठीक है, उड्डयन बंद से। उदाहरण जैसे कि जब हम सांस बाहर छोड़कर पेट को पूरी तरह अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जालंधर बंद। कौन सा बंद आता है? जालंधर बंद, ठीक है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकेंड ईयर वाली। इसमें ठोड़ी को नीचे झुकाकर छाती से लगाया जाता है। जालंधर बंद में क्या किया जाता है? ठोड़ी को नीचे झुकाकर छाती से लगाया जाता है, जिसके लाभ आप देख सकते हैं। गले और थायराइड ग्रंथि को लाभ मिलता है और सांस नियंत्रण करने में क्या होती है? मदद मिलती है, ठीक है। उदाहरण देखें, प्राणायाम करते समय ठोड़ी को गर्दन से लगाकर नीचे झुकाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखिए। कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखिए। कपालभाति एक महत्वपूर्ण योग क्रिया है जिसमें तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है और सांस अपने आप अंदर चली जाती है, ठीक है। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, सिर, मस्तिष्क यानी सिर, और भांति का अर्थ होता है प्रकाश या चमक, ठीक है। और अच्छे से समझें आप इसे। कपाल का क्या अर्थ होता है? कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क यानी कि सिर, और भांति का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। इसलिए कपालभाति से मस्तिष्क और चेहरा कैसा होता है? तेजस्वी बनता है, ठीक है। कपालभाति करने से क्या होता है? मस्तिष्क और चेहरा कैसा बनता है? तेजस्वी बनता है, ठीक है। अब इसके लाभ देखेंगे। कपालभाति के लाभ, पाचन तंत्र मजबूत होता है इससे, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है ये, फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, दिमाग को ऊर्जा और ताजगी मिलती है, ठीक है। आप ये कपालभाति के लाभ इन्हें अच्छे से पढ़ें, और कब्ज और गैस की समस्या कम होती है, ठीक है। अब इसके उदाहरण समझेंगे। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। जब हम तेज़ी से पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर निकालते हैं तो यह कपालभाति प्राणायाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग के क्षेत्र में योगदान बताना है। स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग के क्षेत्र में योगदान आपको बताना है, तो समझेंगे स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं उनका क्या योगदान रहा योग के क्षेत्र में, ठीक है। स्वामी शिवानंद सरस्वती भारत के महान योग गुरु, संत और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्होंने योग और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से याद रखें स्टार्टिंग के लिए। अब उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो दिव्य जीवन संघ स्थापना, तो उन्होंने 1936 में ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य योग और आध्यात्मिक शिक्षा फैलाना था। जो उनकी दिव्य जीवन संघ की स्थापना कब की गई थी? उन्हें 1936 में ऋषिकेश में की गई थी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी यानी कि दिव्य जीवन संघ, ठीक है। इंग्लिश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं दिव्य जीवन संघ, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। किस में कहाँ पे की गई थी? ऋषिकेश में, ठीक है। इतना याद रखेंगे, एक नंबर में पूछ ले तो। नेक्स्ट, योग का प्रचार। उन्होंने योग, प्राणायाम और ध्यान को आम लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। योग का प्रचार किया उन्होंने, पुस्तकें लिखी उन्होंने। योग, स्वास्थ्य और आध्यात्म पर क्या है 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और देखें यहाँ चौथा देखें, विश्व में योग का प्रसार। विश्व में योग का प्रसार किया उन्होंने। उनके शिष्यों ने योग को भारत के बाहर भी कई देशों में फैलाया, ठीक है। पांचवा योगदान देखेंगे। पांचवा योगदान, सेवा और साधन का संदेश, यानी उन्होंने लोगों को क्या किया? सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज का संदेश दिया। ये आदि संदेश उन्होंने दिए थे, ठीक है। क्लियर? उदाहरण देखें। आज भी उनके आश्रम में दुनिया भर से लोग योग और ध्यान सीखने के लिए आते हैं। ये आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अद्वैतवाद या अद्वैतम की व्याख्या कीजिए। यानी अद्वैतवाद का अर्थ है दो नहीं बल्कि एक, दो नहीं बल्कि एक। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि दोनों क्या है, एक ही हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है दो नहीं बल्कि एक। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है, दो नहीं बल्कि एक। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये सिद्धांत कहता है कि जो परमात्मा है और आपकी आत्मा है वो अलग नहीं है बल्कि दोनों ही एक ही हैं। ठीक है। और समझे, इस विचार के अनुसार इस संसार में जो भी वह एक ही परम सत्य ब्रह्म का रूप है। ठीक है, एक ही परम सत्य है। और इसके जो मुख्य सिद्धांत है वो समझेंगे। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। संसार में दिखाई देने वाला भेद केवल अज्ञान के माया के कारण है। ठीक है, अज्ञान यानी माया के कारण है। उदाहरण देखें यहाँ पे, जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं लेकिन वास्तव में दोनों एक ही पानी से बने होते हैं, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आवा सादा वाले देखेंगे अब थोड़े। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुखासन है। तो सुखासन क्या है, ये चार आपको विकल्प दिए गए, इनमें से आपको आंसर बताना है। जैसे कि पहला जो आसन कह रहा है कि बैठकर किए जाने वाला आसन, लेटकर किए जाने वाला आसन, सिर के बल किए जाने वाला आसन या खड़े होकर किए जाने वाला आसन। सुखासन क्या है, तो सुखासन बैठकर किए जाने वाला आसन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बैठकर किए जाने वाला आसन। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ी व्याख्या सहित समझाएंगे इसको, सुखासन को। सुखासन योग का एक सरल आसन है। सुखासन क्या है, योग का एक सरल आसन है जिसमें व्यक्ति आराम से पैर मोड़कर बैठता है। इसे ध्यान या प्राणायाम करने के लिए किया जाता है। इसे ध्यान या प्राणायाम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, जैसे जब हम जमीन पर पालती मारकर आराम से बैठते हैं वही सुखासन की स्थिति होती है। ठीक है, आराम से समझ रहे हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, शायद फर्स्ट ईयर वाली क्लास में बताए थे या सेकंड ईयर वाली में बताए थे, इतना ध्यान नहीं, लेकिन बता चुके हैं। सूर्य नमस्कार के आपके जो 12 नियम होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 12 होती हैं। और थोड़ा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख भी रखा है कुछ यहाँ पे। सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग योग मुद्राएं होती हैं जिन्हें क्रम से किया जाता है। ठीक है, इन्हें सूर्य नमस्कार के मंत्र भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पहला आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के दे रखा है, आप भी लिख सकते हैं। लिखने को बोले तो जैसे प्राणायामसन और हस्त उत्तानासन और पद्मस्थान और अश्व संचलनासन। ठीक है, इसी तरह कुल 12 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणायाम की विधि, प्राणायाम की विधि कौन सी होती है ये आपको बताना। तो प्राणायाम की विधि आपकी ये सारी की सारी होती हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और विपरीत, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणायाम की विधि ये सारी की सारी होती हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे उदाहरण सहित। प्राणायाम मांस से जुड़े योग अभ्यास होते हैं। प्राणायाम मांस से जुड़े योग अभ्यास होते हैं। इनमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, विपरीत, करनी जैसी कई विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना। भ्रामरी यानी मधुमक्खी जैसी आवाज़ के साथ सांस छोड़ना। ठीक है, मधुमक्खी जैसी आवाज़ के साथ सांस छोड़ना। ये सारे क्वेश्चन वैसे हम करा चुके हैं। भ्रामरी, अनुलोम विलोम ये आपने पहले क्लास देखी होगी, तो इसमें आपको सारी चीज़ हम करा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नील क्रिया कितने प्रकार में होती है। जो नील क्रिया है वो 4 प्रकार में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नील क्रिया कितने प्रकार की होती है, नील क्रिया 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो देखेंगे यहाँ पे। तो योग में नील क्रिया के 4 प्रकार बताए जाते हैं। ये शरीर और मन
को शुद्ध करने से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 5वां हो जाएगा दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं कि दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, आराम से करके आए थे अभी हम। तो किसने की थी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा स्वामी शिवानंद। ठीक है, स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी, ऋषिकेश में। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम दिव्य जीवन संघ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी और इसे डिटेल से अच्छे से जानेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे विस्तार से कराए थे। इंग्लिश में से डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहते हैं दिव्य जीवन संघ को। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद ने 1936 में की थी। कहाँ पे की थी, ऋषिकेश में की थी। ठीक है, इस संस्था का उद्देश्य योग, अध्यात्म और सेवा का प्रचार करना था। अभी थोड़ी देर पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल से समझाए थे। आज ही इस संस्था के माध्यम से योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को है धोती क्रिया क्या है। धोती क्रिया क्या है इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे कि धोती क्रिया होती क्या है, फिर उसके कुछ प्रकार हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, आंसर को अच्छे से समझेंगे पहले। धोती क्रिया योग की षटकर्म यानी कि शरीर शुद्ध की क्रिया होती है। षटकर्म में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका उद्देश्य शरीर के अंदर विशेष रूप से पेट, भोजन नली और पाचन तंत्र को साफ करना होता है। इस क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जमा गंदगी, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन और अतिरिक्त कफ को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पाचन शक्ति कैसी होती है, मजबूत होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें धोती क्रिया के कुछ प्रकार हैं जैसे कि वमन धोती, जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी पीकर पेट की सफाई करना। फिर आपकी दंत धोती, इसमें दांत और जीभ की सफाई करना। उसके बाद वस्त्र धोती यानी कपड़े की पट्टी द्वारा पेट की सफाई करना। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। चौथा आपका हो जाएगा जल धोती यानी पानी की सहायता से पेट को साफ करना। ठीक है, अब इसके लाभ भी देखेंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र मजबूत होता है, इससे गैस और कब्ज की समस्या कम होती है। शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस करता है। ठीक है, उदाहरण सहित और समझें आप अच्छे से धोती क्रिया को। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेट की या गैस की अपच की समस्या होती है तो योग शिक्षक की देख रेख में धोती क्रिया करने से उचित राहत मिलती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल सहित अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो योग शब्द संस्कृति की युज धातु से बना है। ठीक है, योग शब्द कहाँ से बना है, युज धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या एक करना। ठीक है, क्लियर। और थोड़ा सरल तरीके से समझें। यहाँ पे योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ना और संतुलित करना। ठीक है, जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ संतुलित होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहता है। ठीक है, अब योग के जो मुख्य अंग हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो योग के जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान और नियम और संयम होता है। ठीक है, अब इसके लाभ भी देखें। यहाँ पे लाभ भी पूछ लेता है, योग के लाभ बताइए। तो शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है योग से, मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ये आप योग के लाभ लिख सकते हैं। उदाहरण सहित समझें यहाँ पे, जैसे जब छात्र रोज सुबह योगासन और ध्यान करते हैं तो उनका मन शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान अच्छी तरह लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्राटक क्रिया क्या होती है और इसके दो लाभ लिखिए। ठीक है, त्राटक क्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको बताना और इसके लाभ भी लिखने हैं। तो चलिए त्राटक क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके लाभ भी देखेंगे। त्राटक क्रिया योग की एक महत्वपूर्ण ध्यान और शुद्धि क्रिया है। इसमें किसी एक वस्तु जैसे दीपक की लौ, बिंदु या किसी चित्र को बिना पलक झपकाए लगातार देखना, यानी कि एक जगह किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं वहाँ पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस करना बिना पलक झपकाए, तो उसे क्या कहते हैं, त्राटक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से आंखें और मन दोनों मजबूत होते हैं। ठीक है, इस क्रिया से क्या होता है, आंखें और मन
दोनों मजबूत होते हैं तो त्राटक क्रिया के 2 लाभ लिखें। आप भी करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए त्राटक क्रिया। आपको जो भी हम योग के बारे में पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं योग का कितना फ़ायदा होता है। अगर आप इन योगों को करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और आपकी बुद्धि भी तेज रहेगी। ठीक है, योग के बारे में कितना देखो आप देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो त्राटक क्रिया के जो लाभ हैं उनमें जो मुख्य 2 लाभों में से एक लाभ ये है कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। त्राटक क्रिया करने से क्या होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। कैसे, यहाँ पे आप इसका देखेंगे। त्राटक करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आंखों की थकान कम होती है, इसलिए आंखों की क्या होती है, रोशनी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा लाभ देखें, एकाग्रता बढ़ती है, यानी किसी एक वस्तु को लगातार देखने से मन स्थिर और ध्यान लगाने की क्षमता कैसी होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो और इसके अन्य लाभ भी देख सकते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, याददाश्त बढ़ती है, मन शांत रहता है। ठीक है, और भी पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं। उदाहरण सहित यहाँ पे समझ सकते हैं कि रात में शांत कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ को ध्यान से देखना त्राटक क्रिया का एक सामान्य अभ्यास है। रात में शांत कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर आप उसकी लौ को ध्यान से देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं बिना पलक झपकाए। ये आपके लिए त्राटक क्रिया होगी। ठीक है, और इससे आपकी आंखें कैसी होंगी, मजबूत होंगी और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, आप इसे 1 बार 2 बार करके देखना। ठीक है, अच्छा रहेगा आपकी आंखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य नमस्कार के समय सावधानी लिखिए, यानी कि सूर्य नमस्कार करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों यानी कौन कौन सी सावधानियों का यानी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो उनके बारे में आपको लिखना है। तो पहले सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा समझें। सूर्य नमस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण योग है, अभ्यास है, जिसमें 12 अलग अलग आसन होते हैं। इसे करते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। ठीक है, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सावधानियां देखेंगे, खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। दूसरा देखें सही जगह का चुनाव करें, यानी इसे साफ, शांत और खुली जगह पर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को धीरे धीरे शुरू करें, शुरुआत में कम चक्र करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ठीक है, शुरुआत कम से करें, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। चौथा देखें आप सही सांस लेना, यानी कि हर आसन के साथ सांस लेने और छोड़ने की सही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बीमारी में सावधानी। बीमारी में सावधानी, अगर किसी को कमर दर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या कमजोरी है तो योग शिक्षा या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लाभ देखें। लाभ की बात करें तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, यहाँ पे लाभ देखेंगे। शरीर मजबूत और लचीला बनता है, रक्त संचार अच्छा होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप इसके लाभ देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें अगर कोई छात्र रोज़ सुबह 10 या 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार करता है, उसका शरीर फिट रहता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, ये आप सूर्य नमस्कार के लाभ देख सकते हैं भाई, कितना फ़ायदा होता है योग करने से। ठीक है, आपने क्लास अभी लाइक नहीं की है तो कम से कम क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट और भी सरल और आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंटी क्लासेस के नोट्स जरूर परचेस कर लें भैया। मैं आपको फिर से नंबर नोट करा देता हूँ। नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि योग शिक्षा में आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। योग के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आसन का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ठीक है, आसन का अर्थ शरीर को स्थिर और आरामदायक संतुलित स्थिति में रखना होता है। योग में शरीर को स्वस्थ, मजबूत और लचीला बनाने के लिए अलग अलग आसन किए जाते हैं। ठीक है, तो आसन के उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं वो समझेंगे। आसन के उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना। ठीक है, आसन क्या करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, मन को शांत रखता है, शरीर में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये आसन के मुख्य उद्देश्य हैं। कुछ प्रमुख आसन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ताड़ासन आपका आसन होगा, भुजंगासन, पद्मासन, वज्रासन और त्रिकोणासन। ठीक है, ये आपके आसन है और इनके लाभ भी देख सकते हैं आप। आसन के लाभ, शरीर लचीला बनता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है। ये आसन के आपके लाभ हो गए। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, जैसे पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से मन शांत रहता है और ध्यान लगने में आसानी होती है। ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे आपको ये सारी PDF। आप नोट्स जरूर परचेस कर लें भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रभेदी प्राणायाम को लिखिए। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, और इसकी करने की जो विधि है वो भी देखें। पहले देखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम होता क्या है। चंद्रभेदी प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण श्वास अभ्यास है। इसमें बाईं नासिका यानी नाक का बायां छेद से सांस अंदर ली जाती है और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ी जाती है। योग शास्त्र के अनुसार बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी यानी कि इड़ा नाड़ी कहा जाता है। यह शरीर को शांत, ठंडा और संतुलित करती है, इसीलिए इस प्राणायाम को चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ें। यहाँ नोट्स आप परचेस कर लें, नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब इसे करने की विधि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो इसे करेंगे कैसे, आप ये देख सकते हैं। किसी शांत और साफ जगह पर बैठें। सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शरीर को ढीला रखें। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर की तरफ लें। उसके बाद आप बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। इसी प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराइए। ठीक है, क्लियर, ये आपकी करने की विधि हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लाभ देखें। लाभ कौन कौन से आप लाभ देख सकते हैं, तो लाभ देखेंगे। शरीर में शांति और ठंडक आती है, गुस्सा और तनाव कम होता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई BP को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मन शांत होता है और ध्यान लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, अब उदाहरण सहित भी आप इसे समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत चिंतित या क्रोधित हो जाता है तो वह 10 से 15 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करे। इससे मन शांत और हो जाता है। ठीक है, इससे चंद्रभेदी प्राणायाम से क्या होता है, मन शांत हो जाता है। जो बच्चा चिंतित है, टेंशन है, अगर आपको टेंशन हो रही है एग्जाम को लेकर, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणायाम के अंग या भेद लिखिए। प्राणायाम के अंग या आपको भेद लिखने। सबसे पहले प्राणायाम का अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उसके भेद लिखेंगे। ठीक है, प्राणायाम का अर्थ है सांस को नियंत्रित करना। इसमें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्राणायाम के 3 मुख्य अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं जहाँ पे जानेंगे। सबसे जो पहला अंग है आपका पूरक अंग हो जाएगा। ठीक है, पूरक अंग यानी सांस को अंदर लेना पूरक कहलाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और फेफड़े को हवा से भरते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कुंभक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कुंभक हो जाएगा। ठीक है, सांस को कुछ समय तक रोक कर रखना कुंभक कहलाता है। ठीक है, सांस को कुछ समय तक रोकना कुंभक कहलाता है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो आपका जो कुंभक है वो 2 प्रकार के होते हैं। अंतर कुंभक जो सांस अंदर लेने के बाद रोकना, और बाह्य कुंभक यानी सांस बाहर छोड़ने के बाद रोकना। ठीक है, जब हम गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड तक उसे रोक कर रखते हैं। उदाहरण सहित आप समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। और तीसरा आपका रेचक हो जाएगा, जिसमें सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। जब हम धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब हम धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रेचक हो जाएगा। ठीक है, और सरल उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति पहले गहरी सांस अंदर लेता है, फिर कुछ सेकंड रोकता है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। तो आज हमने आपके 906 पेपर के दूसरी क्लास भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपने आपको करा दिए, और 806 जो 807 है उस क्लास के भी 2 क्लास आपकी कंप्लीट करा चुके हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वो 906 देखें और 902 देखें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आप दोनों की कैसी हैं, एक जैसी, एक ही सब्जेक्ट है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन एक जैसे मिल जाएंगे आपको।
लेकिन अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों सब्जेक्ट के, यानी फर्स्ट ईयर वाले सेकेंडरी क्लास देखते हैं और सेकेंडरी वाले फर्स्ट ईयर क्लास देखते हैं, तो दोनों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखें ध्यान से, ठीक है। और बंटी क्लासेस के नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लें भैया। नोट्स के लिए आप ये नंबर नोट कर लें, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ये आपके पास लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने बच्चे देख रहे हैं, और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।